हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियोस काफी अपलोड करी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए भी थे। देख सकते हैं आप वो वीडियोज में। कहाँ पर वो मिलेंगी वीडियोस आपको, तो उसका प्लेलिस्ट एक बनी हुई है चैनल पर, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उसमें और भी वीडियोस मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपके प्रीवियस में आए हुए भी हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं तो और एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। तो जरूर से उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा और आगे जो वीडियोस आने वाली वो भी जरूर से देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें सारी मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्रीज, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक कौन सा है। कृषि, परिवहन, सकल उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री का जो एक इंडिकेट करता हो कि हाँ वो इकोनॉमिकली वो कंट्री डेवलप्ड है, तो किसके थ्रू पता चलता है। एग्रीकल्चर के, ट्रांसपोर्ट के, ग्रॉस प्रोडक्शन के, या फिर पर कैपिटा इनकम के। तो पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आय होती है उससे पता चलता है। क्योंकि ओवरऑल जो किसी भी कंट्री की अगर हम इनकम को निकालेंगे तो वहाँ पर बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो उनकी जो इनकम एनुअल निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति है, एक जो आपका लोअर क्लास का है, तो उनकी क्या होती है, कम होती है। तो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखा जाता है कि उस कंट्री की डेवलपमेंट की लेवल क्या रहेगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डेवलप्ड है या फिर जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, अंडर डेवलप्ड है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास की व्याख्या करता है। इंक्रीज इन पर कैपिटा प्रोडक्शन, इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम, स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी, ऑल द अबव आर राइट। ये प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, या फिर ये तीनों ही करेक्ट हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही चीजों को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि पर कैपिटा, यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में भी वृद्धि हो रही हो, कैपिटा रियल इनकम भी बढ़ रही है, और यहाँ पर इकोनॉमी में स्ट्रक्चर संरचनात्मक चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हर क्षेत्र में हर तरह से मिलकर के कंस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर आपके जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यहाँ पर कह रहा है कि आर्थिक विकास की विशेषता क्या होती है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, चेंज इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दैट। आर्थिक विकास की विशेषता की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं और व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन भी। व्यावसायिक संरचना यानी कि अगर आज हम अपने इंडिया की बात करें तो जब स्टार्टिंग हुई थी, जब हमारी कंट्री 1947 में इंडिपेंडेंट हुई थी, आज़ाद हुई थी, तो उस टाइम हमारा देश सिर्फ एक कृषि प्रधान देश था। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत आगे थे, यानी कि हमारे यहाँ कृषि क्षेत्र में उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। आज के टाइम में तो हम आत्मनिर्भर भी बन चुके हैं। इवन एक बड़ा सोर्स कह लीजिए, एक बड़ा जो मार्केट है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का, और हम काफी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जो है सिर्फ हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आज के टाइम में टेक्नोलॉजी देखिए, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज एरियाज हैं, आईटी सेक्टर है, सारे सेक्टर में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका दोनों ही चीजें आती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल की जाती हैं। जो स्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में, और जो चेंजेस हो रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के, यहाँ पे क्योंकि हमें आंसर देना है बोथ ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक अविकसित अर्थव्यवस्था जो होती है उसकी क्या विशेषता रहती है, यानी कि अंडर डेवलप्ड है। हाई पर कैपिटा रियल इनकम, हाई लिटरेसी रेट, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर ऑल दैट। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में से देखा करिए, अक्सर गलती हो जाती है। यहाँ पर अंडर डेवलप्ड पूछ रहा, अविकसित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है। तो अविकसित अर्थव्यवस्था है तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो होती है वो ज्यादा नहीं होती, बल्कि कम होती है, लो होती है। और वहाँ पर साक्षरता दर भी कम होती है। अगर लिटरेसी होगी तो वहाँ के लोग अगर साक्षर होंगे, लिटरेट होंगे, तो वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन उसमें भी सुधार होगा, क्योंकि वो अपने कुछ स्टार्टअप करके अपना बिजनेस भी चलाएंगे, रोजगार बढ़ेगा। तो यहाँ पर उनकी जो साक्षरता दर होगी वो कम होगी। यहाँ पर सीमित तकनीकी विकास, ये जो है कि वहाँ पर लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है,
जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपना टेक्नोलॉजी में इतनी बढ़ा पाएँ, तो ज़्यादातर क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ होती हैं, उन पर डिपेंड होती हैं। यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारी इंडिया जो है वो किस तरह की कंट्री है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपमेंट है। तो तीन तरह के ऑप्शन हैं, तीनों में से कौन सा करेक्ट है, आप इसका आंसर मुझे बताइए कि हमारा भारत देश जो है वो किस तरह की कंट्री में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Scarcity of capital, technological backwardness and unemployment are generally found in। पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर कहाँ पाई जाती है, डेवलप्ड कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि पूंजी की कमी, जहाँ पर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बहुत ही मेन पॉइंट होता है किसी भी कंट्री में, तभी अच्छे से जो उद्योग धंधे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो डेवलप हो पाएंगी जब वहाँ पर कैपिटल पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। और साथ में टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी में पिछड़ापन है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैपिटल होगी वहाँ पर तो इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, आईटी सेक्टर हमारा डेवलप हो पाएगा, और जब ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी तो ज़ाहिर सी बात है रोजगार भी बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी। तो ये किसकी विशेषता है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, अविकसित देशों की। एशियन कंट्री आप सिर्फ नहीं कह सकते, क्योंकि एशियन कंट्रीज में चाइना भी आता है और वैसे कंट्रीज हैं आता है, तो यहाँ पर चाइना जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। तो एशियन कंट्रीज आपसे इसमें आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, निम्नलिखित में से कौन अविकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर एक ही चीज से रिलेटेड है, विकसित अविकसित, लेकिन कितने तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी अलग अलग तरह की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो प्रैक्टिस इस तरह से क्वेश्चन की करिए, देखिए लैंग्वेज क्या है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अविकसित अर्थव्यवस्था को दर्शाएगा, हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, लो लेवल ऑफ कैपिटल प्रोडक्टिविटी, रिलेटिवली क्लोज इकोनॉमी, ऑल द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अविकसित अर्थव्यवस्था को क्या चीज दर्शाती है, असमानता। असमानता हर चीज में होती है, इनकम में भी रहेगी, एजुकेशन के सेक्टर में भी रहेगी, या फिर जो रिसोर्सेज हैं उनको डिवाइड करने में भी रहेगी। असमानता हर तरह से रहती है, कुछ लोग बहुत गरीब होंगे, कुछ लोग बहुत अमीर होंगे। पूंजी उत्पादकता का निम्न स्तर, यानी कि कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है या फिर पूंजी का निर्माण जो है वो बहुत कम होता है, और साथ में ही बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो यहाँ पे ये तीनों ही क्या है, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है उसके को डिनोट करते हैं। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इनकम कमेटी, प्लानिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय जो है, उसका अनुमान कौन लगाता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन लगाता है, जो सीएसओ होता है, इसको शॉर्ट में सीएसओ लिखा जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, वही नेशनल इनकम को क्या करता है, एस्टिमेट लगाता है, उसका अनुमान लगाता है। तो क्या है, इसका निर्माण कब हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था, तो ये प्रीवियस वीडियोस में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जरूर देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी। अगर नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए वो वीडियोस, तो आपको बहुत सी चीजें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, और इसका आंसर आप लोग सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। If an economy most of the people are living below subsistence level, it is called। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग निर्वाह स्तर से नीचे रह रहे हैं तो उसे कहा जाता है रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अर्थव्यवस्था है, यानी कि कोई एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर ज्यादातर लोग जो है, निर्वाह स्तर जो एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर बेसिक चीजें जो होती हैं वो मिलना ही मिलना चाहिए, अगर वो भी नहीं मिल पा रही, उसके भी नीचे आ रहे हैं लोग, तो उस स्तर को क्या कहा जाएगा, या वो क्या है, उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, पूर्ण गरीबी कहते हैं। कि वहाँ पर इतनी ज्यादा गरीबी है कि ना तो लोगों को जो एक बेसिक नीड होती है ना, रोटी कपड़ा मकान जिसे कहा जाता है, वो रोटी कपड़ा मकान की सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, शिक्षा मिलना या जीवन स्तर अच्छा होना तो बहुत दूर की बात है, उनको बेसिक नीड भी उनको फुलफिल नहीं हो पा रही हैं।
तो उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का एरिया, एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if an economy there is a huge gap in the level of income of its people, it is called, यदि किसी अर्थव्यवस्था में लोगों की आय के स्तर में बहुत बड़ा अंतर है तो उसे कहा जाता है इनकम इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि लोगों की आय के स्तर में बहुत बड़ा अंतर, यानी कि किसी की आय, सपोज कर लेते हैं मंथली किसी की इनकम है, ए और बी है, दो लोग समझ लीजिए आप, तो ए और बी की बात की जा रही। जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो देश में रहने वाले सभी लोगों की बात हो रही होती है। ए की मंथली इनकम समझ लीजिए कि 10,000 है और बी की मंथली इनकम कितनी है, वो 1 लाख है। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस हो गया, 90,000 का डिफरेंस हो गया। और वैसे अगर देखेंगे तो कितने टाइम डिफरेंस निकल करके आएगा, 10 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या है, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत बड़े लेवल पे अंतर है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इनकम इनइक्वालिटी बोलते हैं, आय असमानता बोलते हैं, या आर्थिक असमानता भी हो सकता है। लिखा हुआ क्वेश्चन में आपके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी लिखा हो सकता है, वो भी आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द MPI आइडेंटिफाइज डैश अक्रॉस हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में डैश की पहचान करता है, अचीवमेंट्स की करता है, फेलियर की करता है, डिप्रिवेशन की करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो MPI जो है वो किस चीज को आइडेंटिफाई करता है, तो वो आपका अभाव को, डिप्रिवेशन को के बारे में बताता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभाव की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना कि क्या है। MPI क्या है, ये आपका एक इंडेक्स होता है। जो MPI है वो इंडेक्स होता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। आई से तो इंडेक्स हो ही गया, MP से क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील इज ए डैश इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्टील एक डैश औद्योगिक क्षेत्र है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, बोथ है, या फिर नन है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जो स्टील स्टील एक आपका एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर, तो उस सेक्टर में तो इस सेक्टर में किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है, तो वहाँ पर आपका कैपिटल इंटेंसिव है, यानी कि पूंजी प्रधान औद्योगिक क्षेत्र है। कुछ होते हैं आपके लेबर इंटेंसिव होते हैं, अगर एग्रीकल्चर की बात करें, हम कृषि की बात करें, तो वो लेबर इंटेंसिव है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे स्टील की तो ये आपका कैपिटल इंटेंसिव है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the year dash industrial trade and foreign investment policies were sustainably liberalized, यानी कि वर्ष में औद्योगिक व्यापार और विदेशी निवेश नीतियों को काफी हद तक उदार बनाया गया था, 1956, 87, 91, 2040। तो यहाँ पर कौन सा एयर था जिसमें कि जो औद्योगिक व्यापार है या फिर विदेशी निवेश नीतियां हैं उनको में उदारता दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो 1991 था, और ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है, औद्योगिक नीति भी है इसको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये औद्योगिक नीति जो है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नीति में आपकी मेन 3 चीजें आई थी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 की है। इसमें 3 चीजें आई थी, LPG, एल फॉर आपका आ जाता है लिबरलाइजेशन, जो कि आपका उदारीकरण हो जाएगा। पी से हो जाता है हमारा, एल से हो गया हमारा, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, लिबरलाइजेशन हो जाता है। पी से हो जाता है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजीकरण, और जी से हो जाता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो आपका होता है वैश्वीकरण। तो ये तीनों विचारधारा, LPG एक साइंस में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहता है, और एक LPG आपका कॉमर्स में भी है जिसकी मीनिंग होती है ये आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हो जाता है। अब ये किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आया था, 1991 की आया था, इसीलिए ये पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्रीवियस वीडियोस जो मैंने इस पर कराई वो भी जरूर से देख लीजिएगा, काफी क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियोस में जो आपके कराए हैं मैंने प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और आए थे, और आप कमेंट सेक्शन देखेंगे वहां पर तो बहुत से क्वेश्चन आए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियोज आपको मिलती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।